नमस्कार, जय श्री राम। आंसू हैं कि सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुकेश जी का पुराना नगमा याद आ गया कि आंसू भरी है जीवन की राहें, कोई उनसे कह दो हमें भूल जाए। लेकिन सत्ता है जनाब भूलने नहीं देती चीजें, हैं? भूलने नहीं देती। तो फिर वही बात, फिर मुकेश जी का एक नगमा याद आया कि जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले खिजा चली आई। ये आजकल मातोश्री का नगमा चल रहा है वहां पे। वो सारी चीजें हो गई। महाराष्ट्र में सब कुछ डन एंड डस्टेड नजर आ रहा है। जिस प्रकार से स्टेटमेंट आ गए एक नाथ शिंदे जी के, लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी ही पुनः मुख्यमंत्री बन सकते हैं। किंतु यहां उत्तर प्रदेश में भी खेल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी सुन नहीं रहे किसी की। कह रहे हैं कि भाई साहब जो संबल में हो गया वो अब अपराध हो गया है और उसका तो अब कार्यवाही होगा। और उस कार्यवाही में कई नेता फरार हैं। मैंने तो सुना सांसद भी फरार हैं। अब चूंकि ओमकार सर जुड़े हुए, तो पहले यूपी से जाऊंगा। महाराष्ट्र में पहले 80 सीट वाले जगह पे पहुंचे, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान का उसमें बड़ा असर है। पूरे यूपी में वो दिख रहा है जो पूर्वी पाकिस्तान में हो रहा है। और ऐसा हो रहा है कि आईपीएल में आपको मैं बताऊं, एक भी पूर्वी पाकिस्तान के खिलाड़ी को नहीं चुना गया। अब क्या ही बोले बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश वाला बंगाल वाला तो कोई कल्चर है नहीं। वो किस प्रकार से बंगाल का, वो बाद में बात करेंगे। ओमकार सर, दो तीन चीजें, आज चार चीजें हुई। पवन कल्याण ने बोल दिया कि भाई फिलिस्तीन पे सब बोलते हैं, बांग्लादेश पे कोई नहीं बोल रहा है। प्लस संभल से लेकर के पूरे यूपी में ऐसा लगा बाईपोल के बाद समाजवादी पार्टी के नेता, कुछ गुंड्स ये चाहते हैं कि पूरे स्टेट में अराजकता फैलाई जाए। अच्छा, अभी तक तो योगी जी ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। अब कार्रवाई की बात कर रहा है राइट विंग, कैसे देखते हैं सर? अजी, बाकी का तो छोड़ दीजिए। अभी मैं अरविंद केजरीवाल का ट्वीट पढ़ रहा था कि भारत सरकार को जो है उनको, जो इस्कॉन के आपके वो चिन्मय जी गिरफ्तार हुए हैं, उनको छुड़वाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जी तो सब लाइन पर आ रहे हैं। पहले तो अभिषेक जी, आपको भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और जो प्रश्न आपने पूछा है, देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है 5 अगस्त के बाद से, 5 अगस्त, 6, 7 और 8 अगस्त तक तो बहुत ही क्रूरता और बर्बरता वहां देखने को मिली थी। सड़कों पर भी, घरों में भी, उनके व्यावसायिक संस्थानों में भी, जहां वो पदाधिकारी थे वहां भी जबरन उनसे इस्तीफे लिखवाए गए। वो इस्तीफे लिखवाने का सिलसिला अभी तक चल रहा है। लेकिन ये चिड़गांव से लेकर के तमाम दूसरी जगहों पर, ढाका में भी, हर जगह हमें वहां पर ये दरिंदगी देखने को मिल रही है। और जो इनका कैरेक्टर है, ये अपने कैरेक्टर के हिसाब से ही वहां पर हिंसा फैला रहे हैं और जो अल्पसंख्यक हैं उनको दबाने की, मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको याद होगा, शुरू के जब 2-3 दिन ये हिंसा चल रही थी, तो उसी समय ये मोहम्मद यूनुस ने एक नाटक किया था ढाकेश्वरी शक्तिपीठ जाने का, और वहां हिंदुओं के बीच में कुछ समय बिता करके उनको ये आश्वासन देने का कि साहब हम जो हैं हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे और इस तरह की घटनाओं को होने नहीं देंगे। लेकिन ये तो लगातार हो रही हैं। अब मुझे कई चीज देखनी है। एक तो ये देखना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बांग्लादेश समेत दुनिया के किसी भी हिस्से में हम हिंदुओं पर किसी भी तरह के हमले, अत्याचार होने नहीं देंगे। अब अमेरिका का रुख क्या रहता है? हालांकि उनके ओवल ऑफिस टेक ओवर करने में अभी भी समय है। 20 समय जनवरी है। को वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। और हमें ये भी देखना है कि क्या भारत सरकार कोई हस्तक्षेप करती है कि नहीं करती है। क्योंकि हस्तक्षेप अगर करती है भारत सरकार, तो ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं होगा। 1971 में जब बांग्लादेश बना था, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, तब के बाद मुझे याद नहीं आ रहा है कि भारत ने कभी उस तरीके से हस्तक्षेप किया है। लेकिन जन दबाव क्या होता है, ये हम अतीत में भी देख चुके हैं और इस समय भी हम देख रहे हैं। दबाव तो बहुत है। जन दबाव की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हरियाणा का जो रिजल्ट आया है और महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया है, ये दोनों ही
बांग्लादेश की जो घटनाएं घट रही हैं, उनसे जो हिंदू जनता में एक आक्रोश है, वो एक उसको प्रतिपादित करते हुए हम दोनों राज्यों में देख रहे हैं। यानी जो रिजल्ट आए हैं, जो योगी आदित्यनाथ ने अगस्त लास्ट वीक में सबसे पहले आगरा में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे और बांग्लादेश को देख लो, वहां पर हिंदू कमजोर हैं, बटे हुए हैं, छितरे हुए हैं, एकजुट नहीं है, इकट्ठा नहीं है, तो वहां पर क्या हो रहा है। और यहाँ भी अगर आप बांटो और राज करो की इसी नीति का शिकार होते रहे, इनके दुष्प्रचार का शिकार होते रहे, तो बटोगे भी और बाद में कटोगे भी। और ये जो घटनाएं यहाँ हुई थी, चाहे उदयपुर में कन्हैया दर्जी के साथ हुई हो, चाहे आपकी उमेश कोल्लेवाला महाराष्ट्र। अमरावती में हुई हो, जगह जगह जो घटनाएं हुई हैं वो भी हमें बताती हैं कि जहां भी इनका दांव चलता है, जहां भी ये देखते हैं, वहां ये क्रूरता से बाज नहीं आते हैं। और ताजा उदाहरण संभल का है। संभल। संभल में आज तो हद हो गई, एक वीडियो अभी वायरल होना शुरू हुआ है। महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है जी। एक महिला छत से जो है पत्थरबाजी कर रही है, तो ये तो अभूतपूर्व ही है। और एक और एक और महिला का महिला वीडियो वायरल हो रहा एक है और जिसको महिला का गली में वायरल हो रहा है, जो कह रही है कि पत्थर ही तो मार रहे थे, जान हाँ। थोड़ा ले रहे थे। तो पत्थर मार रहे थे मतलब पत्थर मारना कानूनी हक है आपका, और आई नो। आप किसी को भी पत्थर मार सकते हैं। तो ये जो पूरी टेंडेंसी है, जो पूरा ट्रेंड चल रहा है, जो हमें केवल जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में भी केवल श्रीनगर के डाउनटाउन में जो है देखने को मिलता था, एक ही इलाका है जहां पर ये पत्थरबाजी होती थी। अब ये बीमारी पूरे देश में जो है वो फैल रही है, और वो भी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो ये अपने आप में सोचने का विषय है। और जो बात आप कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ने जैसे फैसला कर लिया है कि अब किसी की सुनेंगे नहीं, और जब जब ऐसा हुआ है, वो जावेद पंप का प्रयागराज में घर ध्वस्त ध्वस्त किया था ना, बस जी। दो दो बुलडोजर भेजे थे और हाँ, सुबह से शाम तक वो समतल कर दिया गया था। समतल कर दिया था। उसके बाद मुझे याद नहीं है कि प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में या कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से में फिर ये जुमे की नमाज के बाद बाहर निकले हों। फिर नहीं निकले, फिर पत्थर इसी बार हुआ। पत्थर आगजनी वगैरह जो है वो दिखाई नहीं दिए। कहीं ये अब ये जो कॉन्फिडेंस का कारण अब सर सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है ना, जो जजमेंट आ गया कि बुलडोजर नहीं चलाना। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो ताजा अभी ये ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, ताजा दुस्साहस दिखाई दे रहा है, जो फिर से ये अपनी अपनी मांदों से निकल करके बाहर आकर के हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये एकमात्र एक जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसकी देन है, ये उसी का ये दुस्साहस है। और कुछ समाजवादी पार्टी की जो अभी उपचुनाव में हार हुई है उसकी खींच है, और जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीती है, महाराष्ट्र में जो जीती है, उसका भी कहीं ना कहीं ये हमें दिखाई दे रहा है। और नेपथ्य में साथ साथ वक्फ संशोधन बिल जो लाने की तैयारी हो रही है, 9वें नंबर पे इस लिस्ट हो गई। कई दर्शक इधर उधर बोल रहे हैं कि ये बिल टेबल नहीं होगा। टेबल में बताऊं 9वें नंबर पर है। अब 9वें नंबर पर पहुंचने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा जल्दीबाजी मत कीजिए। अभी जेपीसी में बहुत हंगामा हो रहा है, दर्शक लगातार वो क्वेश्चन पूछ रहे थे और बहुत सारे जगहों पे ट्विटर पे भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। लेकिन अभी मैंने पता किया 9वें नंबर पे वक्फ संशोधन बिल जो है वो टेबल्ड होने वाला है। तो थोड़ा टाइम दीजिए सर। कैसे देखते हैं सर ये जो अफवाह फैला है कि बीजेपी वक्फ बोर्ड नहीं ला रही है? अफवाहें तो बहुत सारी फैलती हैं इस देश में और फैलवाई जाती हैं। अभी आप अफवाह तो ये भी फैल रही थी, 23 नवंबर को ही तो रिजल्ट आया था महाराष्ट्र का और झारखंड का। जी। अभी झारखंड में कौन सा सीएम ने शपथ ले ली, नहीं लेकिन ली। महाराष्ट्र को लेकर के जो है जिस तरीके से अफवाहें फैलाई गई, चलाई गई कि साहब एकनाथ शिंदे को ही कंटिन्यू किया जाएगा, एकनाथ शिंदे का ही हक बनता है, तमाम तरह की जो बातें। और ये सब चलाने वाला जो है एक पूरा इकोसिस्टम है, ये लुटियन जोन का मीडिया है,
और जो कांग्रेस और वामपंथियों का जो एक पूरा एक इकोसिस्टम काम करता है वो है। ये लोग सब लगे पड़े थे, लेकिन आप देखिए स्मूथली किस तरीके से सारी चीजें जो है वो सिरे चढ़ रही हैं। तो ये इनका एक तौर तरीका रहा है चीजों को, मतलब इन ये चाहते हैं कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी चीफ मिनिस्टर ना बनने पाए। अगर उसकी जगह कोई दूसरा हो, सेकंड ऑप्शन हो, तो वो ज्यादा बेटर बेटर है। तो इसलिए वहां भी एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी तो शाम होने से पहले लगभग लगभग एकनाथ शिंदे जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री स्पेशली जो कहा नरेंद्र मोदी जी का निर्णय सर्वोपरि होगा और मैं उनके निर्णय के अनुसार चलूंगा, पूरी पार्टी हमारी चलेगी, महायुति एक है। ये अपने आप में जो मैसेज गया है, ये तो बहुत रुलाने वाला मैसेज है सर विपक्ष के लिए। हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2019 में क्या घटनाक्रम हुआ था। निरंतरता में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के लिए जनादेश मिला था। 163 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने रायता फैलाया, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से अपना नाता तोड़ा और ये बाला साहब ठाकरे जिनके विरोध में आजीवन राजनीति करते रहे और जिन सिद्धांतों पर चलते रहे, उनको ताक पर रख करके ये शरद पवार और सोनिया गांधी की पार्टी के साथ चले गए, उनकी गोद में जाकर के बैठ गए। और इस चुनाव में तो कमाल ही कर दिया है, गोल टोपी ओढ़नी ही बस बाकी थी, बाकी दिखाई तो दे रहा था, विजन में तो दिखाई दे रहा था कि ओढ़ ली है और औरंगजेब मेरा भाई है, तमाम तरह की बातें। नाराए तदबीर जो है वो अल्लाहू अकबर के नारे जहां भी जाते थे वहां लगने शुरू हो गए थे। जनाब उद्धव ठाकरे सर, जनाब थोड़ा तो इज्जत दिया जाए। तो ये सारी चीजें पब्लिक नहीं देखती है क्या, पब्लिक नहीं समझती है क्या। एक खूब तरफ तो समझ। इनके पिताजी थे जो कहते थे, एक बार किसी रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा था कि साहब आपका मन नहीं होता है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो बनाने वाले हैं, हम बनने वालों में से नहीं है और हमारे लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण होगा तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। तो सारे ही काम हुए। उनका बेटा जो है मुख्यमंत्री भी बन के बैठ गया, उसका कांग्रेसीकरण भी कर दिया। मुसलमान मातोश्री में आते जाते दिखाई दिए, मातोश्री के सामने प्रदर्शन भी करते हुए दिखाई दिए कि जब वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा रहा था तो आपके सांसद अनुपस्थित क्यों थे पार्लियामेंट से। तो सारा ही कायाकल्प होते हुए दिखाई दिया है। तो ये जो घटनाक्रम हुआ है एकनाथ शिंदे वाला, 2021 में जितना घटनाक्रम हुआ था, जब बगावत हुई, 40 एमएलए टूट गए, 18 में से 13 एमपी टूट गए, ये क्यों हुआ था? क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास ना तो अपने एमएलए के लिए समय था, यहाँ तक कि अपने मंत्रियों के लिए भी समय नहीं था। इनके मंत्री सीनियर जर्नलिस्ट को फोन करके पूछते थे कि उद्धव साहब का जो पुराना मोबाइल नंबर है उस पर तो घंटी जाती रहती है, कोई नया मोबाइल नंबर ले लिया क्या उन्होंने जिससे हम बात कर सकें। बात नहीं होती थी मंत्रियों की भी, विधायकों की भी। पदाधिकारियों के पदाधिकारी दर्शन नहीं कर पाते थे, हाजिरी नहीं लगा पाते थे। और ये तो संशोधित पुस्तक में शरद पवार ने लिखा है कि पूरे 2.5 साल के कार्यकाल में उद्धव ठाकरे एज चीफ मिनिस्टर सचिवालय केवल 2 बार गए थे। 2 बार गए थे। तो इतना नाकारा चीफ मिनिस्टर साबित हुआ ये आदमी। तो बगावत की वजह ये थी कि भाई लड़े तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अब अगर आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ोगे तो जनता भूस भर देगी। तो बगावत हो गई और वो सारे टूट करके बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी ने एक दांव ये खेला कि हम पर ये आरोप ना लगे कि हम सत्ता के लालची हैं या मुख्यमंत्री पद ही हमें चाहिए, इसलिए एकनाथ शिंदे को आगे करो। एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो एकनाथ शिंदे के तो शुरू के सारे वीडियो आप उठा के देख लीजिए, उस समय भी वो हैरान थे कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को, जिसके पास शिवसेना के कुल 39 एमएलए, उनको मिला दे तो 40 और 10 निर्दलीय हैं और 106 विधायकों वाली
भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता को मुख्यमंत्री ना बना करके मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। तो वो उनके एहसानमंद थे उस समय भी, प्रधानमंत्री के भी और गृह मंत्री के भी। और अभी भी उन्होंने यही बात कही है कि पूरे मेरे 2.5 साल के कार्यकाल में हमने 124 महत्वपूर्ण फैसले लिए। हर फैसले में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हिमालय की चट्टान की तरह मेरे पीछे मजबूती से खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मैंने खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को फ़ोन करके कहा है कि आप जो भी फैसला करेंगे, वो मुझे मान्य होगा। इसके अलावा एकनाथ शिंदे कम से कम ज़मीन से जुड़े हुए ऐसे कार्यकर्ता तो हैं जो ये जानते और समझते हैं कि जन दबाव क्या होता है, जनता की इच्छा क्या होती है और वातावरण इस समय क्या बना हुआ है। आप स्ट्राइक रेट देखो ना भारतीय जनता पार्टी का, 148-49 सीटों पर वो लड़ रही थी, 132 सीटें जीत गई, 89% सीटों पर उसको कामयाबी मिली। 89% का स्ट्राइक रेट। इसके अलावा अजित पवार ने कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस बनने चाहिए, बाकी का तो छोड़ दो। संजय राउत का बयान आ गया कि फडणवीस का ही दावा बनता है मुख्यमंत्री बनने का। हालांकि वो राजनीतिक कारणों से वो ऐसा बयान राजनीतिक दिया। दावत है। लेकिन एक चीज सर मैं समझना चाहता हूं, जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी का कार्यकाल रहा, स्पेशली लास्ट के 4 महीने, जिसमें कहा जाता था ये जनता के सीएम बने, जहां पर 24/7 जनता से कोई भी जाता था, एक बार टाइम मिल गया तो भले रात के 11 बजे, लेकिन आम जनता रात के 11 बजे भी मुख्यमंत्री जी से मिलती थी, बातचीत होते थे और सॉल्यूशन निकाला जाता था। बड़ा दबाव रहेगा अगर फडणवीस बन भी गए मुख्यमंत्री, तो जो स्टैंडर्ड सेट करके जा रहे हैं एकनाथ शिंदे, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी का बड़ा अच्छा सेंटर के साथ रिलेशन रहा, ये आसान नहीं होगा उसी चीज को रिपीट करना, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी के पहले कार्यकाल में विकास की बहुत बातें हुई हैं, लेकिन जो जनता के साथ कनेक्ट था सर, वो कहा जाता था वो उतना इजी नहीं था, क्योंकि वहां पर मिस फडणवीस का एक ड्रॉबैक आता है, मिसेस फडणवीस कहना चाहिए, मिसेस फडणवीस का एक ड्रॉबैक हमेशा आता है, लोग कहते थे ऐसे सत्ता के गलियारों में। कैसे लगता है सर, हो जाएगा सब कुछ ठीक ठाक? देखिए, 2 बातें हैं। एक बात ये है कि राजदीप सरदेसाई का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि रात को 3:15 बजे हमारा इंटरव्यू फिक्स हुआ एकनाथ शिंदे के साथ। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये रात के 3:15 बजे का है या दोपहर बाद 3:15 बजे का है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि 200-250 लोग तो उस समय भी सीएम आवास में थे। तो रात को 3 सवा 3 बजे भी। और एकनाथ शिंदे के बारे में एक कहानी चर्चित है। जब ये मुख्यमंत्री बने थे, तो इनके किसी पुराने मित्र जो बहुत ही साधारण से घर में चौल में रह रहे थे, उनका जन्मदिन बधाई देने के लिए सुबह 4 बजे पहुंच गए थे। और नो डाउट एक तो एकनाथ शिंदे और दूसरे अजित पवार, इन दोनों के ही बारे में ये कहा जाता है कि ये संगठन के आदमी हैं। अजित पवार भी सुबह 6 साढ़े 6 बजे कुर्सी डाल करके बैठ जाते हैं और जो भी कार्यकर्ता आते हैं पार्टी के, संगठन के, उनसे मिलते हैं। देवेंद्र फडणवीस की, अजित पवार की और एकनाथ शिंदे की जो समझ-बूझ रही है पिछले 2.5 साल में, उसकी अब मिसालें दी जाने लगी हैं। देवेंद्र फडणवीस हो सकता है रात को 3:15 साढ़े 3 बजे तक काम ना करते हों, लोगों से ना मिलते हों, लेकिन 5 साल में जो उनके मुख्यमंत्री काल में महाराष्ट्र में काम हुआ है और जो एक भी आरोप नहीं लगा है, वो उनकी एक विशेषता है। वो एक डायनामिक लीडर हैं, वो बहुत सुलझे हुए लीडर हैं। और ये जो आप मिसेस फडणवीस या दूसरी चीज़ें कह रहे थे, ये एक तरीके का दुष्प्रचार उनको बदनाम करने के लिए इसी वामपंथी इकोसिस्टम ने फैलाया हुआ है। ये कोशिश करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस किसी तरीके से लाइमलाइट में ना आए, आगे ना आए, उनके अच्छे काम लोगों के सामने ना पहुँचे, लोगों के बीच में ना पहुँचे। क्योंकि एक बात मैं कहता रहा हूँ, महाराष्ट्र में एक एंटी ब्राह्मण सेंटिमेंट काम करता है। तो शुरू वो से जो इसीलिए वो जो वो जो विद्वेष है, वो कई बार जो है इस तरह की चीज़ों को आगे फैलाने और बढ़ाने का काम करते हैं। बाकी देवेंद्र फडणवीस को वैसे भी किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत तो नहीं है निसंदेह। कि
वो किस तरह के डायनेमिक लीडर हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अनुशासित हैं। 2.5 साल पहले जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ, गर्दन नीची करके हाँ। नेतृत्व का फैसला स्वीकार किया, और 5 साल कभी कोई चीफ मिनिस्टर निरंतरता में महाराष्ट्र में रहा नहीं, लेकिन वो रहे, इसके बावजूद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने को तैयार हो गए। संघ की सबसे बड़ी क्वालिटी नजर आती है, जो संघ के अंदर से निकलते हैं, जो संघ से वेल पॉलिश्ड नेता निकलते हैं, वो डिसिप्लिन बड़े होते हैं। एक बार शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया तो कह दिया, उस पर किंतु परंतु वाला प्रश्न चिन्ह नहीं होता। दो बड़े चुनावी मुद्दे रहे सर एक बार तो, एक चलिए बटेगे तो कटेगे, वक्फ बोर्ड पे तो वोट मांगा मांगा, लेकिन पालघर के संतों के बारे में खूब बात हुई है और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। ये बड़ा इस बार फुल फ्लेज सरकार है, इस बार कोई ये भी नहीं कह सकते दबाव की राजनीति है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 5 साल में जब जाएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू कम से कम पूछेगा कि दिशा साल्यान और इस केस में क्या हुआ, और खास करके वसूली वाली सरकार को क्या पनिश करेंगे कि नहीं, जिसे अनिल देशमुख वगैरह जो फंसे थे। जी देखिए, वही होता है कि अलग-अलग तरीके होते हैं हर एक के काम करने के। देवेंद्र फडणवीस का काम करने का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बहुत गरम-गरम चीज़ें खाने से कई बार आपकी जीभ भी जलती है, मुँह भी जलता है, छाले भी पड़ जाते हैं, और तकलीफ़ देखने वालों को भी होती है, खाने वाले को तो होती ही है। तो ठंडा करके खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, स्वाद भी बना रहता है। तो वो काम जो है वो मोदी भी करते हैं, और वो काम मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस भी करते हैं। ये जो पालघर वाली घटना है, सुशांत सिंह राजपूत की घटना है, दिशा सालियन की घटना है, या सचिन वाजे के ज़रिए जो वसूली कांड है, जिसमें प्रदीप भंडारी से लेकर के ये अर्नब गोस्वामी जी सबका है। हाँ, सबकी गिरफ्तारियाँ हुई। एक नवल ऑफिसर के साथ मारपीट की गई थी, कंगना रनौत का घर तोड़ा गया था, बहुत सारे। पर मैं कुछ चुनिंदा चीज़ों को कह रहा हूँ कि उन चीज़ों की फाइलें तो चल रही हैं ना, केस तो चल रहे हैं ना। अब ट्रायल कोर्ट में सुनवाई होती है, वो कितना द्रुत गति से हो, फास्ट ट्रैक में डाला जाए कि नहीं डाला जाए, ये सारे फैसले होने हैं। तो उसमें वो देखेंगे, करेंगे। पर कम से कम ये तो अब आशंका खत्म हो गई है ना कि पालघर के दोषियों को बचाने के लिए कोई सरकार काम करेगी अब। तो नहीं, अगर नहीं, उद्धव ठाकरे वो के तो जो नेतृत्व हुआ था में, हो ही गया था शुरू में। पुलिस ने जो तो काम वो, करना था वो तो कर ही लिया था। जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें कार्रवाइयाँ तो होंगी साहब। जी, जी। सर एक बड़ी बड़ी बात बात मैं ये कहना चाह जी। रहा हूँ आखिर में, कि देखिए ये 2 स्टेट, हरियाणा हुँ, और महाराष्ट्र, ये रणनीतिक रूप से भी और राजस्व की दृष्टि से भी, अगर दोनों जगह कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आ जाती, तो हुँ, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इनकी गुंडागर्दी कितनी बढ़ती, बवाल हो लूट-पाट जाता। कितनी होती। और ये जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, ये फिर दिल्ली तक बार-बार पहुँचते, दिल्ली की मोदी सरकार की नाक में दम करते, ये पूरी दुनिया में मीडिया के ज़रिए, इसी इकोसिस्टम के ज़रिए भारत को बदनाम करके रख देते, बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करवा देते। इन दोनों स्टेट की जनता को सैल्यूट करना चाहिए, जिन्होंने बहुत समझदारी के साथ सही फैसला लिया है, राष्ट्र हित में फैसला लिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं कुछ प्रश्न हैं तो मैं ले लूँगा, लेकिन आपके पास भी समय नहीं है, 8:30 बजे आपका शो है। तो सर मैं जब तक कंटिन्यू रखता हूँ सर। प्रणाम सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर शो में आने बहुत के लिए। धन्यवाद याद करने के लिए। सा थैंक यू सो मच। 8:30 से सर आप सर का शो है तो सर को जाना पड़ेगा। मैं तब तक आप लोग के प्रश्न ले लेता हूँ आखिरी 4-5 मिनट में। अ, कंटिन्यू करते हैं। साहिल जी बहुत-बहुत धन्यवाद जॉइन बटन लेने के लिए। आप भी दर्शकों जॉइन बटन ले लीजिए, मंथली जॉइन बटन, क्योंकि मंथली जॉइन बटन का फायदा कम से कम ये है कि 2 बार जॉइन बटन धारकों के साथ हम लोग बहुत अच्छे से मंथ में 3 बार आपस में बातचीत होती है और उसमें किसी और का बीच में इंटरप्शन नहीं होता है किसी भी प्रकार से। ये यूट्यूब ने फीचर दिया है। जय श्री राम। आफ्टर 20 Jan 2025 प्रोसेस विल स्टार्टेड डिवाइड बांग्लादेश इनटू 2 पार्ट। मुझे भी ऐसा लगता है पटेल साहब, और बहुत होपफुल हैं उसको लेकर के। धन्यवाद महाराष्ट्र, आपने बचाया भारत को। दीपक शर्मा जी कह रहे हैं। विघ्नेश भाई कह रहे हैं इट्स सुपर डिसीजन टू मेक देवेंद्र भाऊ एज अ सीएम। एज आई सेड, अमित शाह 2029 इलेक्शन बीजेपी शुड
have its own majority. Deva Bhau must be CM. If it's not, CM may become parallel power in center. No, I don't थिंक सो कि ऐसा होने वाला था, लेकिन ठीक है, आपका अपना एक एनालिसिस है विघ्नेश भाई, बहुत लॉयल है। मोहम्मद जुबीर के बारे में बात हो रही है, तो भाई वो कल मॉर्निंग में आएगा शो, क्योंकि मैं कुछ चीजें पता कर रहा हूं अभी एकदम डीप इनसाइड, ये कहां से खेल शुरू हुआ है, और इस पे बहुत कुछ चमत्कारिक आपको डिटेल दूंगा, लेकिन वो कल सुबह में दूंगा, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, सुबह 10 बजे का जो लाइव होता है। ठीक है, लेट्स गेट यूपी का एक न्यूज आपको मैं बता रहा हूं कि आज मुझे यूपी पुलिस में बहुत अच्छे पोजीशन पर एक आईपीएस है, उन्होंने मुझे फोन किया कि बोला अभिषेक, मैं आपका शो देख रहा था, सबसे पहले थैंक यू, आपने यूपी को लेकर के जिस प्रकार से पुलिस विभाग के लिए स्टैंड लिया, तो सर उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, प्रदेश की पुलिस पर वैसे तो कई लांछन लगते रहे हैं पूर्व में, और योगी सरकार के आने के बाद भी लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा, किंतु एक बात सर मैं आपको बता दूं सर, मोस्ट ऑफ देम, उत्तर प्रदेश का इस वक्त जो पुलिस विभाग है वो सेल्फलेस होकर काम कर रहा है, और जो लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों ने मेंटेन करने में कामयाबी हासिल की है, उसके लिए आप लोगों को बधाई बनता है। जिस प्रकार से आपने संभल में काम किया है सर, जिस प्रकार से कार्यवाही चल रही है, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को अगर बधाई आप नहीं देते तो आप बेईमान हैं नैतिक रूप से, और कम से कम अभिषेक तिवारी ऐसा नहीं करेगा, आपको जो है ठीक है ये करेगा। चलिए, और क्या है, ये एक क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, ओमकार चौधरी सर को नहीं बुलाना है, क्यों नहीं बुलाना है भाई ओमकार चौधरी सर को? देखिए, मैंने सिर्फ ओमकार सर को नहीं, द अभिषेक तिवारी शो का वीडियो कोई भी राष्ट्रवादी यूज कर सकता है। अगर मैं राष्ट्रवादियों के बीच में भी कम्युनिटी का यूज करूं और कॉपीराइट स्ट्राइक मारूं, तो ये गलत नहीं हो जाएगा? फिर हम में, वामपंथियों में और दूसरों में अंतर नहीं, अंतर क्या? हमारा तो लक्ष्य ये है सनातन को मजबूत करना, हिंदुओं को एक करना। ये तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा कि ये कंटेंट मेरा है या इस पे मेरा कोई भी अधिकार है। और हम तो हमेशा अपने परिवार को सामाजिक परिवार बोलते हैं भाई। सामाजिक परिवार के अंदर ये तेरा मेरा वाला रिलेशन तो है ही नहीं। कोई भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, आगे यूज करना चाहता है, इसमें से कोई शॉर्ट्स निकाले, कोई पॉइंट्स निकाले, वो शॉर्ट्स यूज कर सकता है, कुछ भी यूज कर सकता है भाई। मैं कॉपीराइट नहीं देता। और ये देखिए, इस सृष्टि में जो कुछ भी है, मुझे लगता है कि सबको भगवान ने किसी न किसी चीज के लिए चुना था। संभवतः महादेव ने सोचा होगा कि अभिषेक तिवारी का बोलने का जो भी है, खुला बोलता है, ये पक्ष रख सकता है, वाचाल आदमी है, और बैलेंस के साथ साथ अग्रेशन रखता है, जो भी मेरे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स सामाजिक परिवार के लोगों को नजर आते होंगे, दृष्टिकोण, उनका दृष्टिकोण अलग होगा, ठीक है, नॉलेज के साथ जो भी है, रिसर्च अच्छे हो सकते हैं, कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो महादेव ने ही चुना इस राह पे। महादेव ने ही मुझ जैसे आदमी के अंदर ये इच्छा शक्ति जगाई कि छोड़ो दुनिया क्या कहेगी। आज आप लोगों ने बहुत सारे ट्विटर पे मुझे प्यार दिया, तो ये ठीक है, वो होता है। ये सब ऐसे एकता नहीं आएगी। सेक्रीफाइस सबसे पहले अपने पास से शुरू होता है। अब अगर अब अगर मैं अपने कंटेंट को लेकर के ये रिजिड रहूं कि ये मेरा कंटेंट है, और हम इतना छोटा सा त्याग ना कर पाए, और हम बात करेंगे सनातन एकता लाने की, ऐसे आएगा? नहीं आएगा। तो त्याग तो अपने घर से शुरू करना पड़ेगा भाई। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। चलिए, ठीक है। चलिए, और कोई है? मैं, और एक और बात, मैं चाहे ओमकार सर हो, संजय दीक्षित सर हो, या बाबू तोरसेकर सर हो, धीरेन्द्र पुंडीर सर हो, अनुपम मिश्रा सर हो, हर्ष सर हो, हर्ष त्रिपाठी सर हो, हर्षवर्धन त्रिपाठी सर हो, इन सबका बहुत सम्मान करता हूं भाई, बहुत सम्मान करता हूं। तो एक तो वो वाला भी चीज है, रेस्पेक्ट बना रहना चाहिए। आप लोग सोच नहीं सकते
75 वर्ष की आयु में जिस जोश के साथ सनातन के लिए भाऊ तोरसेकर सर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं, वो बहुत छोटी बात नहीं है। और सिर्फ वही क्या, प्रदीप सिंह सर को दे सुनिए, जिस आयु में वो अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, वो छोटी बात नहीं है। दिन के 300 संजय दीक्षित सर करते, कभी कभी 400। कुछ लोग कह सकते हैं अरे पैसा कमा रहे, सिर्फ पैसा वो लक्ष्य होता तो भाई पैसा एक रिटायर्ड आईएएस कुछ भी कर सकता है। भाऊ तोरसेकर सर जैसे पत्रकार को पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा तो जमीर को नीचे गिराना था, पैसे ही पैसे। यही बात मैं अपने लिए कहता हूं, कुछ लोगों को बुरा लगता है। पैसा प्राप्त करना होता तो थोड़ा सा राइट की जगह लेफ्ट घूम जाता, पैसों की बरसात हो जाती मेरे पास, जो मेरे पास ये सामाजिक परिवार है। ठीक है, व्यूअरशिप वो उठा लेते हैं, लेफ्ट का व्यूअरशिप उठाने के लिए उनके पास है तरीके, तो ये सब भी नहीं है। लेकिन मैं क्यों नहीं करता, और मुझे क्यों नहीं आज तक लेफ्ट खरीद पाया? कभी नितिन शुक्ला भैया से पूछेगा, एक चर्चा का विषय हुआ था। तो कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, पैसा, डर, पहले पैसे से खरीदने का प्रयास, आज आपने ट्विटर पे देखा होगा, डर का फिर खेल दिखाया जाता है, और ये सब होता रहता है। लेकिन हमारा लक्ष्य तो सनातन है, राष्ट्र है, हिंदू प्रथम है। मेरा नया इंट्रो आएगा, उसमें हिंदू प्रथम मैंने लिखा, ये सब होता रहेगा, तो लड़ाई चलता है। महाकाल जी का एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, सलाह दे रहे हैं एक्चुअली। अभिषेक भाई, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। बिहार सरकार नीतीश कुमार को अगर आप एक तरफा नीतीश कुमार को अगर आप एक तरफा जनादेश एनडीए की तरफ लाना चाहते हैं, तो आप जैसे महीने में 5 किलो अनाज देते हैं, उसी प्रकार 1 लीटर सरसों का तेल और 2 किलो चीनी दे। जरूर मैं इस प्रकार की बातें पहुंचा दूंगा। Abhishek ji, I'm an illustrator. I never worked for any AMC. I have never gone abroad. Let me see. बहुत बढ़िया सेन गुप्ता सर, बहुत आभार। सर आज न्यूज में अडानी घोटाला नहीं आया, प्रूफ क्या? सर वो घोटाला है ही नहीं, ये सब आप भी जानते हैं। अभिमुक्तेश्वर का क्या किया जाए? सर ऐसा है, मैंने 10 बजे शो किया था और ठीक ठाक रेल दिया है, अब मैं क्या बोलूं? वो मैंने पहले ही बोला था, देखिए अडानी वाले मुद्दे पे जो प्रश्न था वो कोई मतलब ही नहीं। और राहुल को आप क्या बोलेंगे, जो देश को विभाजित करने के लिए किसी भी स्थिति तक जाने को तैयार है जिस प्रकार के लोग, तो आप उनको क्या बोलेंगे? अभी तो ईवीएम का रोना वो रो रहे हैं। ये आप बताइए, मैंने खुला चैलेंज किया है, मैं अपने 1 साल का पूरा यूट्यूब का पे आउट दे दूंगा अगर कोई माई का लाल ईवीएम हैक कर दे। जिस ईवीएम के प्रोसेस के थ्रू इलेक्शन कमीशन, वो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए इलेक्शन कमीशन वोटिंग कराता है, कोई माइकल लाल ईवीएम हैक कर दे, इससे बड़ा चैलेंज मैं क्या दे सकता हूं? ईवीएम को हैक करना संभव ही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कैसे नहीं संभव, दुनिया में हर चीज नहीं होगा, वो एक्सेप्शन में भी हैक नहीं होगा, क्योंकि जो जानता है ईवीएम को लेकर के, थोड़ा पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग फील्ड से है, उसको समझ में आ जाएगा, नहीं होगा ईवीएम हैक। कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं है, न वायर्ड है, न ब्लूटूथ है, न वाईफाई है। उसके अलावा जितने प्रोसेस से वो गुजर के जाता है, इसका मतलब आप देश के सारे सरकारी अफसर और सभी पार्टी के जो वहां पर प्रतिनिधित्व करने के लिए नेता रहते हैं, उन सबको आप चोर करते हैं। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भारत को बांटने के लिए, भारत में अराजकता फैलाने के लिए लगातार ईवीएम पर झूठ फैलाया जा रहा है। चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद, जय श्री राम। कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सपोर्ट करने के लिए नंबर फोन पे और गूगल पे का यहाँ है। आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वास्तव में बिहार को बचाने के लिए 2 बड़े बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान है, और इसमें थोड़ा सा खर्च ज्यादा है, तो आप लोग को सहयोग तो करना ही पड़ेगा। धन्यवाद, जय श्री राम।